नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो यहाँ पे प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। जो पिछला वीडियो था उसी का ये प्रश्न अभी भी है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन हैं? काफ़ी आसान सा प्रश्न आप लोगों के रहेगा। तो ये यहाँ पे हो जाता है अखरावट। यहाँ पे ए आंसर मलिक मोहम्मद जायसी का ये हो जाता है। अखरावट किसका हो जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी कृति ये हो जाता है। और इनकी और कृतियाँ देखी जाएँ तो अखरावट है, आखिरी कलाम है, पद्मावत है इत्यादि, ये इन्हीं के हैं। जबकि यहाँ पे कुतवन की मृगावती, मंझन की मधुमालती एवं उस्मान की चित्रावली, ये सूफी काव्य के अंतर्गत ये सारे कवि यहाँ पे आते हैं। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। तो आप लोग यहाँ बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी हो जाता है, जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, बांगरू या फिर ब्रज? कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है इस क्षेत्र में? तो यहाँ पे मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर जो क्षेत्र है, इसमें ब्रज जो भाषा है, ब्रज, ये ब्रज के अंतर्गत यहाँ पे आता है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, बोली है, भाषा है, पुल्लिंग है, क्या है? आपका आंसर यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि राजस्थान की जो बोलियां हैं ये बोली जाती है। तो वाक्य में बोलियां शब्द जो है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये भाषा के लिए हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मेलन वर्ष में यहाँ पे कब मतलब आयोजित किया गया था? इस स्थान पे रिक्त स्थान को यहाँ पे पूर्ण करना है। तो कहाँ पे हुआ था? 1975 नागपुर में, 1955 दिल्ली, या फिर 1910 बनारसी वाराणसी, या फिर 1945 उदयपुर? यहाँ पे आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो 1975 जो नागपुर है ये यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित जो विकल्प हो वहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। जो विकल्प इसमें सही बैठता हो आप लोग बताएंगे। यहाँ पे हो जाता है बी आंसर, पाली और प्रकृत हो जाता है। यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का जो मानक रूप है वो किससे विकसित हुआ है, ये यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। तो हिंदी का जो मानक रूप है ये किससे है? तो ये बोली से विकसित हुआ है। किससे होता है? बोली से इसका विकास यहाँ खड़ी बोली के अंतर्गत ये हो जाएगा। सी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है हिंदी भाषा की ही है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। हिंदी भाषा भारत की ही, सही विकल्प का यहाँ पे आप लोगों को चयन करना है। यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे ए हो जाता है, राजभाषा यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाता है? राजभाषा यहाँ पे हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है यहाँ पे? तो किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? यहाँ पे हो जाएगा डी आपका क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि से यह हो जाता है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई किससे? देवनागरी लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति इससे होती है, देवनागरी से। यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। तो ब्राह्मी लिपि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे खरोष्टी, उसके बाद उसी से देवनागरी लिपि का यहाँ पे विकास होता है। किससे होता है? ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, यहाँ पे इसको देख करके थोड़ा सा बताएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। यहाँ पे जो हो जाता है सी, भा यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्न से अघोष वर्ण कौन सा है? पा है, घा है, बा है या फिर गा है? यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा ए यहाँ पे हो जाता है, पा हो जाता है, ये अघोष वर्ण यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्न से कंठीय वर्ण कौन सा है? कंठ के अंतर्गत जितने भी शब्द यहाँ पे आएंगे उन्हीं को कंठीय वर्ण कहा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे हो जाता है आपका सही जवाब। अगला यहाँ है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन यहाँ पे पूछा जा रहा है।
हिंदी वर्णमाला में, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। शा शा शाहा या यहाँ पे उस्म के अंतर्गत हो जाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रियतम हम मीजत तिया पानी परस सुख पाए, जान पिछानी अजान लो नेक न होत लखाए। यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ पे संयोग वात्सल्य है, संयोग श्रृंगार है, वियोग है या फिर वियोग वात्सल्य है। आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो वियोग हो जाता है। यहाँ पे वियोग श्रृंगार भी यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संभव सिंधु चंचल है भारी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे श्लेष अलंकार है, यमक है या फिर उपमा या फिर रूपक। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पे हो जाता है कौन सा? डी हो जाएगा, रूपक अलंकार यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? विरोधाभास अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। बड़े न हो जाए गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि कौन सा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। सी हो जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब। अर्थांतरन्यास अलंकार यहाँ पे सी हो जाता है। चरणों में वर्ण की संख्या कम से अधिक के चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है वो यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। इंद्रवज्जा है, वसंतिलका है, मंदाक्रांता, शाहदुल विक्रीति यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? मनहरण को, मतगैंद को, सवैया को या फिर रोला को। यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाता है। मनहरण को यहाँ पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? काव्य छंद कहा जाता है। अगला है कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा यहाँ पे छंद है? सोरठा है, चौपाई है, दोहा है या फिर मत गयंद है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे बी हो जाता है, चौपाई यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौपाई यहाँ पे हो जाता है। अगला है जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा द्वितीय और तृतीय चतुर्थ में यहाँ पे 7 मात्राएं होती हैं, साथ में सम चरणों के अंत में जगड़ होता है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे छंद हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो छंद हो जाता है ये यहाँ पे बी हो जाएगा, वर्व यहाँ पे हो जाता है। अगला है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल है, उज प्लस ज्वल है, उज प्लस वल। तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाता है, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसका दिक प्लस अंबर हो जाता है। क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर यहाँ पे दिगंबर हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन, तो यहाँ पे उत प्लस क्या हो जाएगा? लंघन हो जाता है। यहाँ पे आपका जो बी आंसर है वो सही हो जाता है, बी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला है कि 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण? 8 अध्याय हैं, तो यहाँ पे जब संख्या का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। 8 अध्याय हैं जिसमें, तो यह क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाता है। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला भी ये प्रश्न रहेगा, आप लोग इसको थोड़ा सा ज़रूर देखना। आगे यहाँ पे है गोबर गणेश वह किस समास का उदाहरण? गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे किसका उदाहरण है। यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष हो जाता है। आगे है कि 3 बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ इस किस समास का उदाहरण है? तो जहाँ 3 बेड़ियाँ आपस में मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे आप लोग बताएंगे। आंसर आपका जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास यहाँ पे बताया जा रहा है।
अगला है कि देशांतर शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्विगु है या फिर द्वंद्व है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना। यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो इसमें कौन सा सही हो जाता है, डी हो जाएगा, इसमें जोखिम मोल लेना, यहाँ पे अंगारों पर पैर रखना। होनहार विद्वान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग बताएंगे, सी हो जाता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखने लगते हैं, यहाँ पे सी हो जाता है, बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, तो यहाँ पे सही लोकोक्ति आप लोगों को बताना है, बी यहाँ पे हो जाएगा, शेर को सवा शेर, यहाँ पे बी हो जाता है, बिल्कुल ही सही। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा यहाँ पे हो जाता है, ए हो जाएगा, शिखा इसमें हो जाता है। अगला प्रश्न है कि देशज शब्द छांटिए, इसमें से तारीख है, डिबिया है, सूरज है, जन्म है, तो इसमें से कौन सा है देशज, यहाँ पर डिबिया हो जाता है, ये किसके अंतर्गत, देशज के अंतर्गत ये यहाँ पे हो जाता है। अगला है विदेशज शब्द है, चश्मा है, जूता है, जीभ है, वायु है, विदेशज शब्द जो विदेशी शब्द के अंतर्गत यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा क्या, चश्मा यहाँ पे हो जाता है, विदेशी शब्द। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव यहाँ पे कौन सा हो जाता है, यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा तद्भव के अंतर्गत, तो यहाँ पे बच्चा हो जाता है, क्या हो जाता है, बच्चा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है वो हो जाएगा बी इसमें। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गिरता है, साधुओं की संगति बुद्धि यहाँ पे सुधरती है, यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा सी बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है, क्या, लड़का पेड़ से गिरा यहाँ पे हो जाएगा। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, अधिकरण के लिए, का, से, में, यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है वो डी हो जाता है, क्या हो जाता है, डी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब में हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन करें, यहाँ पे हंसनी है, तपस्नी है, परोपकारिणी या तेजस्वी, यहाँ पे विकल्पों में पुल्लिंग शब्द को यहाँ पे पहचानना है आपको, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तेजस्वी, यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है, डी तेजस्वी यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, शीशम शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग है, कारक है, स्त्रीलिंग या सहायक क्रिया। शीशम यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाता है, पुल्लिंग यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाता है। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा, तो घटाऊं, घटाएं, घटाएं या फिर घटाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर बी हो जाता है, घटाएं, इसमें बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला है अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अनिर्वचनीय शब्द का जो सही अर्थ है वो आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ये हो जाता है यहाँ पे सही जवाब। अगला है कि तीनों कालों को जानने वालों की क्या कहते हैं, त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी, त्राता, क्या कहते हैं, जो तीनों कालों को जानता हो उसको कहते हैं त्रिकालज्ञ, मतलब त्रिकालदर्शी नहीं, त्रिकालज्ञ यहाँ पे कहा जाता है तीनों कालों को जानने वाले को। अगला है आधी रात का समय क्या कहलाता है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, दोनों प्रश्न काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो इसको समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट में मान के चलना है। यहाँ पे आधी रात का जो समय है इसे कहते हैं निशीत काल, इसको कहा जाता है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित शब्दों में विपरीतार्थी शब्द यहाँ पे आपको बताना है। कर्षण, तो यहाँ पे कर्षण है, कनिष्क, रिक्त, अपकर्षण, विकर्षण, क्या कहेंगे, इसका जो सही आंसर रहेगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें विकर्षण हो जाता है, कर्षण का विकर्षण हो जाएगा। अगला है विहित का क्या हो जाएगा, सुगम, असित, निषिद्ध, स्थूल, क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर सी हो जाता है, इसमें निषेध हो जाएगा, विहित का निषेध हो जाता है। अगला है कि मांग के खैबो, मसीत के सोइबो, लेबो को एक न दैबो को दे दोऊ, उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपसे, तो मलूक दास हैं, जायसी हैं, तुलसी हैं या फिर बिहारी हैं,
ये पंक्ति किसने लिखी है, ये आपका सही जवाब होना चाहिए। तो यहाँ आपका जो सही जवाब है ये हो जाता है क्या सूर। यहाँ पे तुलसीदास जी ने ये पंक्ति कही है। तो पंक्ति को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि मांग के खैबो मसीत के सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। तो ये पंक्ति किसकी रहेगी, तुलसीदास की ये पंक्ति हो जाएगी। अनारो किसका उपन्यास है, ममता कालिया का, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत, राजीव सेठ, किसका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है यहाँ पे मंजुल भगत का ये हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मंजुल भगत। यहाँ पे अनारो जो उपन्यास है इसकी लेखिका मंजुल भगत हो जाएंगी। अगला है निम्नलिखित में से किसका समय हिंदी साहित्य में सबसे बाद में है। तो रैदास हैं, कबीर हैं, धर्मदास हैं, दादू दयाल। सबसे पीछे किसका यहाँ पे जन्म आता है। तो यहाँ पे दादू दयाल का सबसे लास्ट में आता है। डी यहाँ पे हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही, दादू दयाल यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे, निराला, जयशंकर प्रसाद पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो कौन यहाँ पे ज़्यादा प्रभावित थे, पंत यहाँ पे हो जाएंगे। कौन, पंत यहाँ पे हो जाते हैं। अगला है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन हैं। बुद्धू का कांटा यहाँ पे किसका हो जाता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बी आंसर आपका सही हो जाता है, बुद्धू का कांटा कहानी। महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है। तो यहाँ पे मृच्छकटिकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो मृच्छकटिकम यहाँ पे हो जाता है। ये यहाँ पे महाकवि माघ द्वारा, भास द्वारा रचित नहीं है। ये यहाँ पे ये शूद्रक द्वारा यहाँ पे लिखित है ये नाटक। साथियों यहाँ पे आप लोगों के लिए कुल 125 प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। आशा करते हैं जो पिछला वीडियो था उससे जोड़ करके आप इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी इसका मतलब सही इसका अर्थ हो पाएगा। क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो गद्य पद्य के प्रश्न होते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पे जो पिछला भाग इसका रहता है इसमें व्याकरण के प्रश्न जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोनों जो खंड हैं 15 नंबर प्रैक्टिस उसको ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों का यहाँ पे प्रश्न जो भी है वो बिल्कुल ही अच्छे से सही से तैयार हो जाए। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि जब भी कोई वीडियो बनाया जाता है तो काफ़ी उसमें मेहनत लगता है। तो आप उसको थोड़ा सार्थक कर दीजिए, क्योंकि उसको लाइक करने से, थोड़ा सा शेयर कर देने से जो भी वीडियो बना रहा होता है उसका थोड़ा सा मनोबल जो है थोड़ा शिखर पे पहुंच जाता है, जिससे वो थोड़ा और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करता है। साथियों अच्छा लगे तो धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।